Hey everyone, welcome back to Science. This video is going to be about PPCE 144, that is dissertation. It is a subject in your third year psychology course from IGNU. So आज हम बात करने वाले हैं एक important psychological concept के बारे में. So what is dissertation? तो dissertation क्या होती है? तो dissertation is like a project report, a small research project जो कि आप डिजाइन करते हो. लाइक इसमें साइकोलॉजी का एक टॉपिक चूज करके उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, जैसे सिनॉप्सिस कहा जाता है, राइट. वी चूज अ टॉपिक इन साइकोलॉजी, क्रिएट अ प्लान नोन एज सिनॉप्सिस, कलेक्ट डाटा एंड राइट अ फुल रिपोर्ट. So what does dissertation helps in? Dissertation shows how well we understand the subject and how we can apply the research methods, right? So research methods are important in psychology. So to enhance or to know the practical knowledge of student about research, this is added in your subject, right? So think of it as your final practical work, like your own mini thesis. इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं, इसमें हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं, राइट. So let's begin. That's how we can prepare it, what are the steps to follow, and like so I will give you a sample synopsis in the end as well, right. So let's start. Just a minute. So it is of 6 credits, right. मतलब आपको इसमें मिनिमम 180 आवर्स लगाने हैं. दैट इज लाइक इन्होंने बोला हुआ है, बट आई डोंट थिंक कोई फॉलो करता है इसे. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, इससे कोई ऑफेंड मत होना प्लीज. तो हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है, कैसे हम सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं, फिर डिसर्टेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, एंड लास्ट में वाइवा होता है इसमें. तो पहले हम जो ये हैंडबुक है ये हमें प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन मोस्टली, राइट. हम पढ़ते हैं इसमें क्या है क्या नहीं, फिर हम अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं. देन इसमें हमारा अकेडमिक काउंसलर जो होता है, जो स्टडी सेंटर पे अवेलेबल होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम डिसर्टेशन को कैसे प्रिपेयर करें. टॉपिक भी डिसाइड करने में वो लोग हेल्प करते हैं. देन हम इसमें एथिकल गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है. अगर हम उनको ध्यान नहीं रखते तो इश्यूज आ सकते हैं, लाइक प्लेजरिज्म वगैरह, ठीक है. तो जब आपका सिनॉप्सिस बन जाएगा, पहले हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, अभी हम देखेंगे सिनॉप्सिस होता क्या है, उसको कैसे बनाना है. मैं आपको जस्ट एक स्टेप बता रही हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू, जो इसमें हैंडबुक में दिया हुआ है. तो हम डिसर्टेशन बनाते हैं, देन उसके बाद फिर उसको हम स्टडी सेंटर के एकेडमिक काउंसलर से साइन कराते हैं. देन उसको हम रीजनल सेंटर पे सबमिट करते हैं. हम डेट्स भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स हमें क्या माइंड में रखनी है फॉर दिसंबर एज वेल एज जून एग्जाम, राइट. उसके बाद आपने रीजनल सेंटर पे सबमिट कर दी डिसर्टेशन, तो उसके बाद आपको टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है एंड एग्जाम फी पे करनी होती है. जब आप एग्जाम फीस पे कर देते हो तो उसके बाद आपका वाइवा होता है, और वाइवा कहाँ पे होता है, वो रीजनल सेंटर पे होता है, राइट. स्टडी सेंटर पे नहीं होता है. उसके बाद तो हम देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि डिसर्टेशन कैसे करनी है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है. तो ये मैंने आपको बताया 6 क्रेडिट्स का है. ऑल्सो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी वन टू कंप्लीट दिस टू गेट द डिग्री ऑफ BAPCH फ्रॉम इग्नू, राइट. इसमें हमें क्या करना होता है, हमें अपनी पसंद का एक टॉपिक चूज करना होता है. इसमें आपको कंपलसरी 6 एकेडमिक काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है बाय द स्टडी सेंटर और द एकेडमिक काउंसलर. तो इन जो 6 स्टडी सेंटर्स को आपको अटेंड करना कंपलसरी होता है. एट द एंड ऑफ दीज काउंसलिंग यू रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस that you have to insert in the dissertation report as well, right. So I would suggest don't miss any session, right. तो डिसर्टेशन एक रिसर्च वर्क है, ये मैंने आपको बता दिया. किसके ऊपर, हमारे किसी भी एक पसंद के टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, राइट. बिकॉज हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर तो हम प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो डिसर्टेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स को ऐड करने का, हमारे अंदर रिसर्च स्किल्स डेवलप करना. ये हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट हम देख लेते हैं एक बार. रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन को डेवलप करना,
और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना डेली लाइफ में, या फिर डिजाइन करना कि हम कैसे एक इंटरव्यू या केस हिस्ट्रीज वगैरह को डिजाइन कर सकते हैं और कैसे उन्हें कंडक्ट कर सकते हैं विद कीपिंग इन माइंड द एथिकल गाइडलाइन, राइट। सो अगर हम ये सब्जेक्ट को देखें बीपीसीई 144, इसके बाद हम ये सब चीजें हमारे को इनेबल कर देता है ये, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हैं for your basic knowledge. I would provide this PDF in the Telegram also, and also you can download it from Google as well. So, what is the role of academic counselor here? So, academic counselor आपको टॉपिक सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, आपके सिनॉप्सिस को अप्रूव करने में हेल्प करता है। देन अगर आपको ज़रूरत पड़ी है तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो academic counselor is the main person whom you can take guidance from, राइट। अदरवाइज आपको ऑनलाइन तो गाइडेंस मिल ही रही है, बट स्टडी सेंटर्स पे आपको एकेडमिक काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, एंड इनका रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज विदाउट देयर साइन यू कैन नॉट सबमिट योर सिनॉप्सिस और यू कैन नॉट बिगिन विद योर डिजर्टेशन, राइट। एंड डिजर्टेशन होने के बाद भी आपको इनके साइन कंपल्सरी होते हैं। सो एकेडमिक काउंसलर इज इम्पोर्टेंट। देन कम्स द काउंसलिंग सेशन। आपको ये डिजर्टेशन विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट करनी होती है, एंड अटेंडेंस इज कंपल्सरी। तो ये सेशंस जो होते हैं ये इन सब चीज़ों में डिवाइड होते हैं, ये डिपेंड करता है स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर, बट बेसिकली इग्नू की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि आपको सेशन 1 एंड 2 में आपको इंट्रोड्यूस करना है कि क्या क्या एथिकल गाइडलाइंस हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आपको टॉपिक कैसे फाइनल करना है, राइट। देन उसके बाद सेशन 3rd एंड 4th में क्या है, इसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव मेथड है या मिक्स मेथड है। नेक्स्ट इसके बाद आपको 5th एंड 6th सेशंस में बताया जाता है कि जो राइटिंग फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, और जो रेफरेंसेस हैं वो एपीए स्टाइल्स में कैसे होने चाहिए, राइट। और इसमें काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि बाहर से बनवा के देन सबमिट कर देते हैं, बट आपको अलग ही पता लग जाता है कि कौन सा आपने खुद प्रिपेयर किया है, इवन आपने किसी की हेल्प से प्रिपेयर किया हो वो चल जाता है, बट आप डायरेक्ट बाहर से बाय करके लगा रहे हैं तो वो एकेडमिक काउंसलर को भी पता लग जाता है, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका वाइवा लेने वाला होता है उसको भी पता लग ही जाता है बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ओरिजिनली खुद क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ योर पीयर्स, एआई और गूगल एज वेल, राइट। So these are the session format. Now let's understand what is synopsis and how to prepare it and where to submit it. So what is synopsis? Synopsis is like a blueprint for your dissertation, right? It is not a lengthy paper. It is only of 3 to 4 pages, right? What do you have to keep in mind? कि जो आपका टॉपिक है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। तो व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट, कि वो स्पेसिफिक टॉपिक हो, अचीवेबल टॉपिक हो, कि मतलब आपका जो टाइम फ्रेम है 6 मंथ का उसमें आप अचीव कर पाए, वो रियलिस्टिक भी हो और वो टाइम बाउंड भी हो, राइट। तो अगर आपको सब कुछ जस्टिफाई करना होता है कि आपने क्वालिटेटिव मेथड क्यों यूज किया, आपने क्वांटिटेटिव मेथड क्यों यूज किया, आपने मिक्स मेथड क्यों यूज किया, तो आपको हर अप्रोच आपने जो चूज किया उसको जस्टिफाई करना पड़ता है किस चीज के अंदर, सिनॉप्सिस के अंदर, राइट। तो रिसर्च में हम प्राइमरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, मिक्स अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इनकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो नाउ जो सिनॉप्सिस होता है उसमें आपको क्या फॉन्ट यूज करना है या क्या आपको वर्ड का साइज रखना है, फॉन्ट साइज रखना है, तो ये सब आपको इस हैंडबुक में बताया हुआ है। जो सिनॉप्सिस होता है और डिसर्टेशन होता है दोनों ही टाइप्स होते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में है, ओके। तो ये A4 साइज पेपर पे होता है। इसमें आपको जो फॉन्ट है वो यूज करना होता है टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट साइज 12 होता है विद 1.5 स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगी फॉर विद एग्जांपल, राइट। तो जो सिनॉप्सिस की वर्ड लिमिट होती है वो 1000 वर्ड की होती है, मैक्सिमम 1000 वर्ड। तो इससे ज्यादा आपको नहीं करना होता क्योंकि वो मिनिमम 3 to 4 पेजेस में हो जाता है, राइट। और जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपीटेड या फिर कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी योर ओन।
सो सिनॉप्सिस में क्या क्या हम लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सिनॉप्सिस में आपको एक टाइटल पेज ऐड करना होता है, जो कि बताता है कि डिसर्टेशन का क्या टाइटल है, हमारा लर्नर का क्या नेम है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, एंड ऑल दीज डिटेल्स। तो ये आपको at the end of the video or at the end of this PDF, I will show you a sample synopsis that is given in your book only. Okay, so then you have to introduce the topic, right? कि वो टॉपिक क्या है, हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इन्होंने पढ़ा है, राइट? इसके बाद हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर को। ये सब टॉपिक आपको हेडिंग ही मेंशन करनी होती है, राइट? इंट्रोडक्शन आपको मेंशन करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको मेंशन करना है, रैशनल ऑफ स्टडी मेंशन करना है। तो टाइटल पेज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? और मेथोडोलॉजी, ये सब हेडिंग्स आपको मेंशन करनी होती है, यहाँ से जो हेडिंग है इसके बाद, राइट? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, इसमें हम बताते हैं कि अर्लियर जो रिसर्चर्स या फिर पब्लिश फॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या डाटा है इस टॉपिक के बारे में, और हम एटलीस्ट 3-4 स्टडीज इसके बारे में बताते हैं, टॉपिक के बारे में, किस मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में, राइट? अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो। आई आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड टू गेट द full knowledge of your dissertation. I know there are a lot of videos available also, but in these videos you will not find like how to prepare it, what are the topics that you can use. I will tell you everything. So please watch this video till the end. And I hope आपको अब तक जो मैंने बताया है वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया अभी समझ तो लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम में डिजर्टेशन किसी को भी समझ में नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट, राइट? सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रैशनल ऑफ स्टडी, राइट? तो रैशनल फॉर कैरिंग आउट पर्टिकुलर डिजर्टेशन, हम इसमें रीजनिंग देते हैं कि हमने जो टॉपिक चूज किया है वो हमने टॉपिक क्यों चूज किया है, राइट? हम ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहते थे, और हमने क्या क्या वेरिएबल्स को अकाउंट किया बिफोर स्टडिंग दिस टॉपिक, राइट? सो देन इसके बाद मैथडोलॉजी हमने क्या यूज की है इसमें, कि रिसर्च प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, अगर कोई हाइपोथेसिस है तो वो भी बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं, सैंपल बता रहे हैं, सैंपल क्या है हमारा, रिसर्च डिजाइन क्या यूज हुआ है, और डाटा कलेक्शन के लिए हमने क्या क्या यूज किए हैं टूल्स वो बताते हैं, राइट? तो ये सब आपको इसके बाद जो ये सब चीजें हमने ब्रीफली बता दी मेथोडोलॉजी के अंदर, बट देन हम फिर अगेन इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप मेथोडोलॉजी के अंदर इसको नहीं भी बताते हैं तो भी ये चल जाता है, क्योंकि आप बाद में ये हेडिंग्स तो पूरी दे ही रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वो आपको लिखना होता है विद दीज हेडिंग्स ऑल्सो, राइट? आपको ये हेडिंग डाल के देन हमने लिखना है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। देन अगर कोई हाइपोथेसिस है तो वो हमें लिखनी होती है, राइट? और अगर कोई डेफिनेशन है या फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन है जो कि डिफाइन हमने की हुई है हमारी रिसर्च के अंदर, तो वो हमें मेंशन करना होता है यहाँ पे। और सैंपल मतलब हमने क्या सैंपल लिया था पॉपुलेशन का टू कंडक्ट द रिसर्च, साइज, नेचर, राइट? दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू write in this topic sample under, right? So next we have to write what tools we use, like for primary data collection, secondary data collection, right? So standardized tool हमें यूज करने होते हैं। इस सेक्शन में आपको डिटेल्स बतानी होती है कि टेस्ट हमने कौन सा यूज किया, उसका ऑथर कौन था, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, या क्या क्या डोमेन्स, और कितनी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, या फिर क्या क्या उसकी नॉर्म्स है, राइट? ये एज फार एज आई नो मैंने प्राइमरी डाटा कलेक्शन के ऊपर ही बनाया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डाटा कलेक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं मेथड तब यूज होता है, या फिर अगर हम मिक्स्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी के लिए हम बता देते हैं ये चीजें, बट ये कंपलसरी नहीं होता। इसमें इफ एनी लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपने प्राइमरी डाटा यूज किया है जिसमें कोई टेस्ट या टूल ऐसा है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो वो आपको इसमें मेंशन करना होता है। देन अगर आप इंटरव्यू यूज कर रहे हैं तो आपको उसके भी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसकी डिटेल्स या फिर डोमेन्स हमें बताना पड़ता है, किस चीज के अंदर, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, मेथोडोलॉजी के अंदर ही, राइट? और क्रिटिकल रिव्यू अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल रिव्यू हम कब मेंशन करते हैं, सेकेंडरी डाटा के अंदर। तो
क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है इसमें, rather than just citing और डिस्कसिंग द स्टडी। ये हम एनालाइज करते हैं कि जो हमने स्टडी यूज की है या फिर जो हमने मैगजीन या फिर रिसर्च पेपर यूज किया है उसका एनालिसिस हम इसमें बताते हैं, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर होता है डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस के जो मेथड्स हैं वो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए। स्पेसिफिक टेक्निक होती है डाटा एनालिसिस के लिए, तो वो जो हमने टेक्निक यूज की है वो हमें मेंशन करनी होती है इसके अंदर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस हमें किस फॉर्मेट में लिखने होते हैं, हमें एपीए फॉर्मेट में लिखने होते हैं। तो एपीए फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम किसी बुक का अगर हमने कोई टेक्स्ट लिया है तो वो हम पहले लिखेंगे, देन अगर हमने कोई बुक का पर्टिकुलर चैप्टर लिया है तो वो लिखेंगे, देन एट द एंड हम वेबसाइट्स मेंशन करते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स हमने यूज की हैं, राइट। अगर आपको इस चीज के ऊपर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, राइट। बट इतनी जो मैंने बताई है, जितनी आपकी हैंडबुक में दी हुई है वो इनफ होती है आपके रेफरेंसेस मेंशन करने के लिए इन द डिसर्टेशन और सिनॉप्सिस, राइट। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया कि आपको कैसे सिनॉप्सिस राइट करना है, आपको कैसे टाइप करना है, राइट। सो इसके अलावा जो सिनॉप्सिस है, इसके अलावा आपको एक और चीज इसमें ऐड करनी पड़ती है सिनॉप्सिस के अंदर, दैट इज योर अपेंडिक्स 1 प्रीफॉर्मा फॉर प्रपोजल ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ डिसर्टेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी एंड ऑफ दिस बुक ओनली, इस बुक में ही है। लेट मी शो यू। तो इसमें बहुत सारे अपेंडिक्स दे रखे हैं, इसमें सारे आपको ऐड नहीं करने होते, कुछ आपको सिनॉप्सिस में ऐड करने हैं, कुछ आपको लाइक डिसर्टेशन में ऐड करने हैं। तो जो सिनॉप्सिस में ऐड करना होता है वो एक ही अपेंडिक्स ऐड करना होता है, जो कि अपेंडिक्स 1 है। उसमें हम अपना नाम बता रहे हैं, अपना टॉपिक बता रहे हैं। तो ये सब हमें किससे साइन कराना पड़ता है, एट द एंड ऑफ आवर सिनॉप्सिस हमें अपने एकेडमिक काउंसलर से इसको साइन कराना पड़ता है। ये सब आप फिल करेंगे, राइट। इसके बाद जो चीजें हैं ये आपका एकेडमिक काउंसलर फिल करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपका स्टडी सेंटर दूर है तो आप क्या कर सकते हो कि सिनॉप्सिस को ऑनलाइन अप्रूव करा लो, देन इस पे साइन आप तभी करा लो जब आप डिसर्टेशन पे साइन कराने जाओ, राइट। अगर आपका स्टडी सेंटर पास है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, या फिर कभी कभी होता है कि स्टडी सेंटर पे एकेडमिक काउंसलर अवेलेबल नहीं है, तो तब ऐसा किया जा सकता है कि आप ऑनलाइन उनसे अप्रूव करा लो, देन बाद में साइन करा लो। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर, राइट। तो ये अपेंडिक्स 1 है, मैं आपको ये पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दूंगी और आप इसमें से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसका खुद से भी इसको बना सकते हैं, ये कैसे है, राइट। आपको ये अपेंडिक्स 1 फिर उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। बस ये हेडिंग चल जाती है अगर आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं तो लेट्स कंटिन्यू किया। सिनॉप्सिस हमने बना लिया, अपने स्टडी सेंटर से साइन भी करा लिया एकेडमिक काउंसलर से, अप्रूव भी हो गया हमारा टॉपिक। पहले तो टॉपिक अप्रूव होता है सिनॉप्सिस चेक करने से पहले, तो वो चीज इसमें मेंशन नहीं की हुई है। काफी स्टडी सेंटर कहते हैं कि हमसे पहले आप टॉपिक अप्रूव कराओ, देन ही सिनॉप्सिस पे काम करना, राइट। सो वो चीज डिपेंड करती है कि आपका एकेडमिक काउंसलर कह रहा है तो आपको जरूर उनसे अप्रूव कराना है। अदरवाइज आप खुद से कोई भी टॉपिक यूज कर सकते हैं जो कि आपके रिसर्च के अंदर आ रहा है, राइट। और आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसके बारे में आप सब चीजें पढ़ पाओ विद इन टाइम फ्रेम। तो वाइवा के टाइम पे क्या होता है ना कि आपके सिनॉप्सिस या फिर डिसर्टेशन के बाहर से भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। आई वुड सजेस्ट कि ऐसा टॉपिक चूज करो जिसपे आप बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत हो। तो इसके बाद सिनॉप्सिस हमने साइन करा लिया, देन हम डिसर्टेशन बनाते हैं। तो डिसर्टेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। तो आपको ये जो भी टॉपिक आपने चूज किया उसका सारा लिटरेचर पढ़ना है, जितना आपके उसके अंदर आ रहा है, जितना रिलेटेड है उससे, ठीक है। तो रिसर्च टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या सैंपल होगा, क्या नेचर होगा, राइट। सो इसके बाद हम रिसर्च टॉपिक फाइनल होने के बाद, फाइनल तो हमने सिनॉप्सिस से पहले ही कर लिया था, बट जब सिनॉप्सिस चेक होके आ जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो हम इसमें अपेंडिक्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स
ये जो अपेंडिक्स थर्ड है ये कब ऐड किया जाता है? ये ऐड किया जाता है इन केस अगर हम किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको ये रेफरेंस लेटर देते हैं, राइट, और उनसे साइन कराते हैं, देन हम उसको ऐड करते हैं। उसके बाद जो डिसर्टेशन रिपोर्ट है उसमें भी आपको सिनॉप्सिस की तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको फॉन्ट या क्या फॉन्ट साइज रखना होता है, तो फिर हम वही फॉन्ट साइज रखते हैं जो सिनॉप्सिस में हमने यूज किया था, जैसे टाइम्स रोमन, टाइम्स न्यू रोमन एंड 12 साइज, राइट। तो सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया, डाटा हमने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो डाटा कलेक्शन के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो जो डिसर्टेशन की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है टॉपिक टू टॉपिक, तो बट जो मिनिमम होना चाहिए वो 60 to 70 पेजेस का टाइप होना चाहिए। और ये जो टाइप होता है ये डबल स्पेस में होता है, तो सिनॉप्सिस किस में थी, वो 1.5 स्पेस में थी, एंड जो डिसर्टेशन है वो डबल स्पेस में है, राइट। तो जो डबल स्पेस है वो हम एक्सक्लूड करते हैं किस चीज के अंदर, अपेंडिसेस और इंडेक्स शीट्स के लिए, राइट। जस्ट अ मिनट, एक्सक्लूडिंग अपेंडिसेस एंड इंडेक्स शीट, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है इसमें, राइट। तो आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद क्या है, जो रिपोर्ट है वो प्रिंट आउट हम करते हैं टाइप करने के बाद, तो वो प्रिंट आउट हम करते हैं A4 साइज पेपर पे और उसको स्पाइरल बाइंड कराते हैं। काफी स्टडी सेंटर्स का क्या होता है वो हार्ड बाइंड भी बोलते हैं। हार्ड बाइंड जो ब्लैक कलर का कवर आता है वो उसको हार्ड बाइंडिंग बोलते हैं। मैं आपको सिखा दूंगी ऑनलाइन सर्च कर कैसा हार्ड बाइंडिंग होती है, राइट। और स्पाइरल बाइंडिंग मोस्टली स्टडी सेंटर प्रेफर करते हैं, हमारे में भी स्पाइरल बाइंडिंग ही प्रेफर हुआ था। तो आपको इतना हार्ड बाइंडिंग के ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हार्ड बाइंडिंग है वो इकोनॉमिकल भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्पाइरल बाइंडिंग, राइट। तो डिसर्टेशन का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें भी हम सबसे पहले टाइटल पेज ऐड करते हैं। तो टाइटल पेज में हम क्या बता रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, टाइटल बता रहे हैं टॉपिक का, राइट, इनरोलमेंट नंबर दे रहे हैं, रीजनल सेंटर बता रहे हैं, ईयर, नेम ऑफ गाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू ऐड। देन उसके बाद हम अपेंडिक्स 4 ऐड करते हैं। तो मैं अपेंडिक्स आपको एट द एंड सारे एक साथ बता दूंगी कौन कौन से आपको ऐड करने हैं कौन से नहीं करने। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपका अपेंडिक्स 4 है वो ऐड करना है। देन इसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऐड करनी है, दैट इज अपेंडिक्स 5। देन आपको एक इंडेक्स भी इसमें बनाना होता है, राइट। इंडेक्स के बाद हम सिनॉप्सिस ऐड करते हैं इसमें। सिनॉप्सिस जो हमने अप्रूव कराया था साइन करा के, वो देन रिफॉर्मा और सिनॉप्सिस दोनों चीज इसमें लगती हैं, राइट। तो इसके बाद हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि टॉपिक क्या है, और इसका जो इसमें जो वेरिएबल्स हैं स्टडी के उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। देन हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं जैसा हमने पहले किया था, राइट। और तो हमने उसमें कम स्टडीज यूज की थी, उसमें हमने 2 to 3 यूज की थी, इसमें हमें 5 to 6 रिसर्च स्टडीज मेंशन करनी होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। इसके बाद हम रैशनल बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हम ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को लेके, जो वेरिएबल हमने मेंशन किए थे इंट्रोडक्शन में, राइट। देन मेथोडोलॉजी के अंदर हम ये सब चीजें मेंशन करते हैं कि प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है करते हैं जब जरूरत हो तब। देन ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखते हैं कि हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे डिफाइन किया है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं। देन हम अपना सैंपल मेंशन करते हैं, हमने क्या रिसर्च डिजाइन यूज किया है वो मेंशन करते हैं, राइट। देन हम डाटा एनालिसिस की जो टेक्निक्स यूज किए हैं वो मेंशन करते हैं। इसके बाद हम रिजल्ट को डिफाइन करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आया, क्या हमारी फाइंडिंग्स हुई, हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट को। देन कंक्लूजन लिखते हैं, फिर हम इम्प्लीकेशंस लिखते हैं कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस है हमारी स्टडी की, एंड देन लिमिटेशंस, फिर सजेशंस क्या क्या है अगर हम आगे रिसर्च करें या कोई और इस टॉपिक पे आगे रिसर्च करें तो उसको हम क्या क्या सजेशंस देंगे, राइट। देन एट लास्ट हम रेफरेंसेस देते हैं इसमें एपीए स्टाइल फॉर्मेट जो हमने ऊपर देखा था। तो जो डिसर्टेशन रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो डिसर्टेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया वो तो होता ही होता है, उसके अलावा ये सारी चीजें भी होती हैं। अपेंडिक्स 2 भी होता है, सिनॉप्सिस भी होता है, अपेंडिक्स 1 भी होता है, राइट। तो ये तो हमने दोनों चीज ऊपर भी डिस्कस कर ली थी, बट ये चीज नहीं करी थी, तो ये भी आपकी बुक के एंड में गिवन है।
जो कि आपको मेंशन करना है। तो टोटल 6 अपेंडिक्स गिवन है जिसमें से आपको 4 ऐड करने हैं इसमें, राइट, 1 2 4 एंड 5। थर्ड और सिक्स वाला आपको ऐड नहीं करना होता। देन अगर जो हमने इसमें चैप्टर्स दिए थे, जो हमने इंडेक्स बनाते हैं, उसमें हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, वो ऐसे ये इंडेक्स का फॉर्मेट होता है, राइट। तो ये था डिजर्टेशन हमने कैसे बनाया। इसके बाद जो डिजर्टेशन है वो हमें कैसे सबमिट करनी है। तो पहले हम डिजर्टेशन को कंप्लीट करके साइन कराते हैं अपने एकेडमिक काउंसलर से। अगर उन्हें कुछ इशू लगता है तो वो बता देते हैं, देन हम उसको ठीक करके देन अगेन साइन कराते हैं, ठीक है। वंस द एकेडमिक काउंसलर साइन इट, तो उसके बाद हम रीजनल सेंटर पे उसको सबमिट कर देते हैं। रीजनल सेंटर पे सबमिट करने की जो डेट होती है वो दिसंबर में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो 30 नवंबर तक डेट आपको लास्ट होती है, आपको तब तक सबमिट करना होता है। और अगर आप जून में एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 31 मई आपकी लास्ट डेट होती है, राइट। और अगर जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसका वाइवा कब तक होता है आपको, 1 जनवरी से लेके 15 के बीच में फॉर दिसंबर सेशन, एंड 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त को जून सेशन, राइट। तो इसके बाद देखते हैं कि जो आपके डिजर्टेशन के मार्क्स क्या होते हैं। तो डिजर्टेशन के मार्क्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि एटलीस्ट आपको 35% चाहिए होते हैं, दैट इज 70 मार्क्स की आपकी डिजर्टेशन होती है, एंड 30 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो 70 में से आपको मिनिमम एटलीस्ट 24.5 मार्क्स चाहिए होते हैं, एंड वाइवा में आपको एटलीस्ट 10.5 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 30, राइट। तो अब जो 70 मार्क्स है वो कैसे कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो 70 मार्क्स में 15 मार्क्स का इंट्रोडक्शन टू एंड रिव्यू होता है, 5 मार्क्स की रैशनल होती है, 20 मार्क्स की मैथोडोलॉजी होती है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये टोटल आपका 70 मार्क्स हो जाता है, एंड अगेन वाइवा वॉइस 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का हो जाता है। इन टोटल आपका डिजर्टेशन का जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का हो गया, जिसमें से आपको दोनों इंडिविजुअल्स में 35% चाहिए होते हैं तो पास, राइट। इसके अलावा जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फी पे करनी पड़ती है फॉर डिजर्टेशन वाइवा, राइट। और जब आप एग्जाम देने जाते हैं, वाइवा देने जाते हैं, तो आपको अपना आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ पेमेंट मतलब एडमिट कार्ड हो जाता है, राइट। और जो डिजर्टेशन की कॉपी है ये सब लेके जाना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो डिजर्टेशन में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है, वैसे बहुत कम होते हैं बट अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से नया टॉपिक चूज करना पड़ता है, दोबारा से नई सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है, एंड यही फॉर्मेट दोबारा से चूज करना होता है, राइट। और नेक्स्ट टर्म में आप वाइवा दे सकते हो। सो इसके जो एथिकल इश्यूज हैं ये आप खुद पढ़ लेना, राइट। इसमें जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है वही चीजें हैं, जैसे कि मिनिमल रिस्क, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्राइवेसी, डिसेप्शन, डीब्रीफिंग, प्लेजरिज्म। एथिकल इश्यूज को हमें ध्यान रखना जरूरी होता है डिजर्टेशन बनाते टाइम। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करने से पहले ये एक बार रीड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 5 मिनट के बीच का आपको टाइम लगेगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से हमें क्या क्या याद रखना है, राइट। तो आपको एक कॉपी सबमिट करनी होती है एकेडमिक काउंसलर को, और एक कॉपी अपने पास रखनी होती है किस चीज़ की, सिनॉप्सिस की। ये मोस्टली ऑनलाइन होता है तो आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास एक ऑनलाइन कॉपी को सेफ रख सकते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रख दिया और बाय चांस वो डिलीट हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको उसे सेफ रखना होता है। देन उसके बाद जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट था वो क्या था, उसमें हमें अपेंडिक्स 1 और सिनॉप्सिस ऐड करना होता था। इसका फॉर्मेट हम ऊपर समझ चुके हैं। तो इसके अलावा डिजर्टेशन रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, उसमें A4 साइज पेपर होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए, डबल स्पेस होना चाहिए और स्पाइरल होना चाहिए, राइट। इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें हमें अपेंडिक्स 1, अप्रूव्ड सिनॉप्सिस, कंसेंट लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और डिजर्टेशन रिपोर्ट ये सब ऐड करना होता है, राइट। ये सब फॉर्मेट हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफी बच्चों के होते हैं। तो डिजर्टेशन क्या होता है, डिजर्टेशन एक रिसर्च स्टडी है जहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करते हो, राइट। और हमें अपना डिजर्टेशन सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट करना होता है, हमें स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है, सिनॉप्सिस को कौन इवैल्यूएट करता है, सिनॉप्सिस को एकेडमिक काउंसलर इवैल्यूएट करता है, और हमें अपना डिजर्टेशन कहाँ पे सबमिट करना होता है। डिजर्टेशन आपको पहले अपने एकेडमिक काउंसलर से साइन करा के देन रीजनल सेंटर पे सबमिट करना होता है, राइट। और इसकी जो डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी, 30 नवंबर फॉर दिसंबर सेशन एंड फॉर जून सेशन इट इज 31 मई,
इसके बाद डिसर्टेशन रिटर्न नहीं होता, वो टाइप्ड होता है, राइट। और वाइवा वॉइस होती है इसके लिए, कंपलसरी होती है जो कि, और सिनॉप्सिस का अप्रूवल लेना भी कंपलसरी है, इसके बिना आप डिसर्टेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। और आपको कितनी कॉपीज बनानी चाहिए, ये कॉपीज वाला लाइक इररेलेवेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा 3 कॉपी पहले से तो नहीं बनाएगा। आप ऑलमोस्ट इसको अपने पास रखिए, एक कॉपी को सबमिट कर दीजिए, उसका उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए, देन अगर जरूरत हो तो दूसरी कॉपी निकलवा लीजिए, राइट। तो जो वाइवा वॉइस है वो रीजनल सेंटर पे होता है, और वाइवा वॉइस के लिए हमें क्या क्या लेके जाना पड़ता है, हमें अपना आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ पेमेंट और डिजर्टेशन, ये 3 चीजें लेके जानी होती है। और पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स है 70, जो डिजर्टेशन रिपोर्ट है उसमें से 70 में से 24.5, और 30 मार्क्स को 30 में से 10.5 फॉर वाइवा वॉइस, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, और एग्जाम फीस आपको पे करनी होती है। देन अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया तभी है, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है, जैसे इग्नू की वैलिडिटी है वो 6 ईयर तक, आप 6 ईयर के अंदर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो सपोज 3rd ईयर में ही हमने बना लिया, तो 3rd ईयर से लेके 6th ईयर तक आपकी प्रॉपर वैलिडिटी होती है किसकी, सिनॉप्सिस। और जो गाइड है वो कौन होता है, गाइड होता है आपका एकेडमिक काउंसलर। तो अब देख लेते हैं अपेंडिक्स क्या क्या है इसमें। तो ये अपेंडिक्स 1 है, ये आपको सिनॉप्सिस में ऐड करना है। देन अपेंडिक्स 2 है, ये आपको डिजर्टेशन में ऐड करना है, राइट। ये अपेंडिक्स 3 है, अगर हमें रेफरेंस लेटर चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन तब ये यूज होता है, ये कंपलसरी नहीं है, जब अगर आपको जरूरत पड़े तभी यूज करना है। देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये कंपलसरी है आपको डिजर्टेशन में ऐड करना। देन एक्नॉलेजमेंट, वो भी कंपलसरी है डिजर्टेशन में ऐड करना। ये आपको ऐड नहीं करना होता है, ऐसा हमारे स्टडी सेंटर ने तो करवाया नहीं था, बट अगर वो बोले तो आप ऐड कर सकते हो, एक पेज ऐड करने से कुछ नहीं होगा, राइट। या तो आप ऐड कर दो, अगर वो मना करें तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो इसके बारे में ज़्यादा हमारे स्टडी सेंटर ने हमें कुछ बताया नहीं था। देन रीजनल सेंटर की तरफ से क्या क्या गाइडलाइन होती है ये सब हमने पढ़ लिया है, रिपीटेड ही है इसमें सब कुछ, डेट्स भी रिपीटेड है। हम एक बार लास्ट में सैंपल देख लेते हैं। तो अगर हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो क्या उसका सैंपल है, फर्स्ट पेज सब में सेम रहेगा, देन इंट्रोडक्शन भी सेम ही है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी सेम है, रैशनल ऑफ स्टडी भी सेम है। मेथडोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है, हमें रिसर्च प्रॉब्लम बतानी है, ऑब्जेक्टिव बताना है, अगर कोई हाइपोथेसिस यूज हुआ है तो वो बताना है। देन अगर ऑपरेशनल डेफिनेशन बतानी है, देन हमारा क्या सैंपल है वो बताना है, रिसर्च डिजाइन से यूज हुआ है वो बताना है, टूल्स क्या क्या यूज किए हैं हमने वो बताना है, राइट। जैसे कि इसमें इसमें रिसर्च क्वेश्चन यूज कर रखे हैं, तो वो सब इसमें आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या यूज हुई है वो बताना होता है। देन लास्ट में आपको रेफरेंस ऐड करने मिलते हैं, ओके। तो अगर आप सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कर रहे हो तो सब कुछ सेम होता है ऑलमोस्ट, इसमें अब बस आपको डाटा कलेक्शन का मेथड चेंज हो जाता है, राइट। अगर आपने मिक्स अप्रोच यूज किया है तो भी उसमें बस डाटा कलेक्शन का मेथड चेंज हो जाता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, राइट। सो ये आपका सैंपल था। अब हम देख लेते हैं कि 1.5 स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग क्या है, क्या फॉन्ट है और क्या है हमारा, क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज है। सो जस्ट वेट अ मिनट। आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो मोस्टली सबका फॉर्मेट यही होता है, ये गूगल डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको बताने के लिए यूज कर रही हूँ। इसमें क्या है, ये जो सिनॉप्सिस है ये हमने ऐड किया हुआ है किसमें, 12 फॉन्ट साइज में और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में, राइट। देन इसके बाद ये जो चीजें हैं, ये ये 1.5 की स्पेसिंग नहीं, डबल स्पेसिंग है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि डबल स्पेसिंग और 1.5 स्पेसिंग में क्या फर्क होता है। सो ये डबल स्पेसिंग है, एक सेकेंड। तो डबल स्पेसिंग को हम हटाते हैं यहाँ से और 1.5 की स्पेसिंग देखते हैं। तो ये आपके टूल बार में ही होता है, सिंगल स्पेसिंग, 1.5 स्पेसिंग,
1.15 स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग, तो हमें 1.5 चाहिए फॉर सिनॉप्सिस। तो ये 1.5 की स्पेसिंग हो गई। 1.5 स्पेसिंग में क्या मतलब हो गया कि जो इसके बीच का गैप है, लाइन्स के बीच का गैप है, वो कम हो जाता है, राइट। ये गैप जो है ये कम हो जाता है, जैसे इसमें अभी गैप कम है, और अगर हम इसको डबल स्पेसिंग कर देंगे तो यहाँ पे गैप बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये गैप बढ़ गया, राइट। देखो अब यहाँ पहले एक ही लाइन आ रही थी, अब यहाँ पे दो लाइन आ पा रही है। इसको समझो इस बात को, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सो और अगर हम इसको पीडीएफ में भी देखना चाहें तो मैं पीडीएफ में भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। पीडीएफ में भी क्या क्या इसमें फर्क होता है। ये डबल स्पेसिंग है, और ये जो मैं आपको दिखाऊंगी ये 1.5 स्पेसिंग है, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, राइट। अगर ये जो गाइड मैंने आपको दी वो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करो, राइट। अगर आपको नेक्स्ट कंटेंट क्या चाहिए इसके ऊपर तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ओके। इसके अलावा मैं आपको एक चेकलिस्ट और दिखा देती हूँ, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बनाई थी आपको बताने के लिए, बट फिर मैंने आपको उसमें से ही बताना ज़रूरी समझा। तो ये आपकी चेकलिस्ट है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसे कमेंट कर ये मुझे बता सकते हो, मैं आपको इसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। बाय बाय।